औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से करते हैं जो नहायत मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। नाज़रीन कराम, मैं सदाकत लॉ एसोसिएट की जानिब से सदाकत एट लॉ यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज की वीडियो नहायत मुनफरिद और मुख्तलिफ़ और बड़ी मेहनत से मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं, इस पर होने वाली है। ये है फैसलाबाद का मशहूर केस सरकार बनाम शेख दानिश अली वग़ैरह, जिसमें वो मेडिकल की स्टूडेंट खदीजा जो है वो मुद्दइया है, कंप्लेनेंट है, और शेख दानिश और इसके साथ कोई 15-16 आदमी और जो इसके हैं, उसकी बेटी अना शेख जो कि अभी मफरूर है, वो लोग इसमें पार्टी हैं। तो आपको बताता चलूँ कि ये आज की जो वीडियो है ये हर लिहाज से इंतहाई मुख्तलिफ है। जो वाक़यात मैं आपके सामने आज रखूँगा इस केस में, आज से पहले जितनी भी वीडियो आपने देखी होंगी, ये लीगल और टेक्निकल एस्पेक्ट आपने ना सुने होंगे ना देखे होंगे। आज सारा दिन लगा के इस केस की मैंने मुकम्मल सर्जरी की है। मैंने फैसलाबाद से, मैं इस्लामाबाद में हूँ, मैंने फैसलाबाद से FIR भी मंगवाई है और FIR के कंटेक्ट्स भी पढ़े हैं। ये मेरे सामने उस केस के सारे मैंने नोट्स बनाए हैं, सारी मुकम्मल तैयारी की है, और जो जो दफ़ात पुलिस ने लगाई हैं वो, और जो मटेरियल इकट्ठा किया है वो, और जो लोग इन्वॉल्व हैं वो, मुकम्मल सारा मैंने अभी तक का। आगे क्या डेवलपमेंट होती है अभी ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक जो चीज़ है उसके मुताबिक मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सारा दिन टेलीफोन आते रहे कि आप इस पर कमेंट करें। मैंने ये कहा कि देखें, बात ये है, मैं सीनियर लॉयर हूँ, प्रोफेशनल लॉयर हूँ, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ, और मैं कोई ज़िम्मेदारी की बात कर सकता हूँ, कोई गैर जिम्मेदाराना बात तो कर नहीं सकता। हवा में तो मैं नहीं कुछ वर्डिक्ट दे सकता या लीगल ओपिनियन दे सकता ये केस क्या है। मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, वो लोग फैसलाबाद में हैं, ना मेरे पास रिकॉर्ड है ना मैंने कुछ। फिर मैंने अपने सोर्सेज से कांटेक्ट करके FIR मंगवाई। शाम को मुझे वो FIR आ गई, अभी मेरे पास है FIR, उसके कंटेंट्स मैंने पढ़े हैं, और मैं आपके सामने वो सारी चीज़ें अनफोल्ड करता हूँ लीगल प्रिव्यू में, लीगल पैरामीटर्स के अंदर। जो वकील हजरात, सीनियर वकील हजरात, सीजन्ड क्रिमिनल लॉयर्स कोर्ट में करते हैं, जाके बहस करते हैं, या जिन बातों को, जिन चीज़ों को कोर्ट कंसिडर करती है, उसके लीगल और टेक्निकल एस्पेक्ट्स ये आपके सामने मैं रखता हूँ। ये समझे कि पूरे केस की अब तक जो हुआ है उसकी मैंने आज सर्जरी कर दी है। ये सर्जरी करके आज तक के जो हालात हैं, आगे क्या होगा, आगे क्या डेवलपमेंट होगी, क्या अमेंडमेंट होगी, उसके बारे में मैं कुछ ना जानता हूँ ना कुछ बता सकता हूँ, क्योंकि गैब का इल्म मेरे रब के पास है। हुआ ये है कि ये जो केस है इसका नंबर है 42/22। ये वकूआ है, इंसिडेंट जो हुआ है वकूआ है 9 अगस्त 2022 का, और वक्त वकूआ है 12:30 यानी 12:30 बजे दिन के, और डे लाइट अकरेंस है। और ये जिस थाने में ये FIR दर्ज हुई है वो है पुलिस स्टेशन, वो वुमेन पुलिस स्टेशन फैसलाबाद। इसमें जो लगाई गई हैं दफ़ात, वो तकरीबन 10 सेक्शंस लगाए गए हैं। पहले मैं आपको इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़ता हूँ, जो कंटेंट्स ऑफ द FIR हैं, पहले वो पढ़ता हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सेक्शंस क्या हैं। उन सेक्शंस की ये भी बताऊँगा कि वो बेलेबल हैं या नॉन बेलेबल हैं। ये बुक मेरे पास पड़ी हुई है, ये बुक कंसल्ट करने के बाद, पूरी तैयारी करने के बाद मैं बता रहा हूँ। बाकी आगे की बात, जो डेवलपिंग हालात होंगे, जो इस केस में वक्तन फ़वक्तन प्रोग्रेस होगी, वो आपको हम साथ साथ अपडेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे। लेकिन आज तक जो मैंने इस केस की लीगल सर्जरी की है, लीगल पैरामीटर्स के अंदर, वो आप तक नहीं पहुंच सकी, वो मैं आपको आज पहली दफ़ा बताने लगूँ। अब इसमें जो मुल्ज़मान हैं वो हैं शेख दानिश अली वल्द जुल्फ़कार अली,
नंबर 2 शेख अना अली वल्द शेख दानिश अली दुख्तर शेख दानिश अली। नंबर 3 शुएब वल्द इसमें नामालूम। नंबर 4 ख़ान मोहम्मद वल्द इसमें नामालूम। नंबर 5 माहम दुख्तर नामालूम, जो कि एक नौकरानी ज़ाहिर की गई है बकौल कंप्लेनेंट के खदीजा के। और इसके अलावा 10 अदद दीगर मुल्ज़मान हैं जो उनके साथ हमलावर हुए थे। 2 वीगो डालों पे वो उनके घर हमलावर काले रंग के डाले थे और ये असला लेकर गए थे। असले के ज़ोर पे इन्होंने अगवा किया और वो सारा किस्सा। अब मैं 10 मुल्ज़मान के FIR में नाम नहीं है, उनका बारे में ये लिखा है कि जिनको सामने आने पर शनाख्त कर सकती हूँ। इसका मतलब ये है कि इन 10 मुल्ज़मान की अभी आइडेंटिफिकेशन परेड, जो हम कहते हैं कानून की लैंग्वेज में कि उनकी शनाख्त परेड अभी होना बाकी है। उसका एक लीगल प्रोसीजर है, मैं उसमें नहीं आपको उलझाता, मैं सीधी बात करता हूँ। ये हैं सारे मुल्ज़मान, तकरीबन 15-16 मुल्ज़मान हैं। अब फैक्ट्स एंड फिगर्स ये है कि ये लड़की जो मेडिकल की स्टूडेंट है, ये कहती है ये मेडिकल में बैचलर ऑफ डेंटिस्ट्री की कर रही है और ये फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। और वो जो अना शेख है उसी कॉलेज में ये कोई 1-2 क्लासें उससे पीछे है और ये भी उसी कॉलेज की स्टूडेंट है और ये दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं। अना शेख के बारे में जो इतलात मिली हैं, मालूमात मिली हैं, वो ये है कि वो ख़ुद भी आइस का और कोकीन का नशा करती है और ख़ुद नशा ला के अपने बाप को, शेख दानिश अली को, वो आइस भी देती है और वो भी देती है, कोकीन भी देती है। अब शेख दानिश अली फैसलाबाद का एक मारूफ बिजनेसमैन है, बहुत मालदार आदमी है और अच्छा खासा सियासी असर और रसूख रखता है, मशहूर शख्सियत है। फैक्ट्स एंड फिगर्स ये हैं कि मेरे ही उनके साथ, इस फैमिली के साथ घर में आना जाना था, मेरी दोस्ती थी और दोस्ती के बाद मुझे शेख दानिश अली ने अपनी बेटी की तरफ से एक मैसेज भिजवाया कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। वो ये कहती है मदैया खतीजा, और जिस पर मैंने इनकार कर दिया और मेरे इनकार करने के बाद उसने कहा कि मैं तुम्हें मोहलत देता हूँ, तुम इस शादी पर आमादा हो जाओ, अगर तुम शादी से इनकार करोगी तो मैं तुम्हारी जान के लिए ख़तरा बन जाऊँगा, तुम्हें जान से मार दूँगा वगैरह वगैरह, और मैं तुम्हें जलील और रुसवा कर दूँगा। ये इस वाक़े से पहले की वाक़यात हैं जो टेलीफोन पे इनकी आपस में कुछ चैट होती रही। अब ये हुआ कि शेख दानिश को जब इसने हतमी पैगाम भिजवाया कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तो शेख दानिश और उसकी फैमिली जो तकब्बर के नशे में गुम हैं, उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत कैसे हुई है, इसकी औकात क्या है, ये इतना बड़ा रिश्ता हम जैसे बासर लोगों को इसने ठुकरा दिया, इसने रिजेक्ट कर दिया, चले उनको उठा के लाते हैं, उनके साथ उनको जलील करते हैं। ये जिन आदमियों के मैंने नाम लिए हैं ये सारे गए, शेख दानिश अली भी साथ गया और ये सब लोग गए। और ये याद रखिए, ये बात भूलनी नहीं है कि पार्टीज़ दोनों आपस में शनासा हैं, घर बार से वाकिफ़ हैं, अपने नामों से वाकिफ़ हैं, नौकरों तक के नाम जानते हैं। ये कोई अजनबी कोई डकैती की वारदात नहीं है कि उनके घर जाके ये डकैती की वारदात होगी, ऐसा नहीं है, पहले से जानते हैं और कई सालों से इनका आना जाना था। ये खतीजा कहती है कि जब उसने मुझे जान से मारने की धमकियां भिजवाई तो मैंने उनसे कता ताल्लुक़ कर लिया और टेलीफोन कॉल और आना जाना छोड़ दिया। इस पर उनको रंज हुआ और वो हमलावर हो गए और पहले मुझे मेरे घर में मारा। अब जब मेरे घर में वो आए, अकॉर्डिंग टू दी फैक्ट्स ऑफ दी FIR, मेरे घर में मेरा भाई भी मौजूद था जो इंग्लैंड से आया हुआ था, और मेरे घर में मेरे भाई के 2 दोस्त जो उसको मिलने आए थे वो भी मौजूद थे। अब एक बात गौर से याद रखिएगा कि इस केस में आई विटनेस जो हैं वो 4 हैं। एक खतीजा आई विटनेस है, वो जिंदा सलामत है, जिसके साथ वारदात हुई, जिसको असॉल्ट किया गया, जिसकी ह्यूमिलिएशन हुई और जिसके साथ अटेम्प्ट टू रेप किया गया, वो आई विटनेस है।
जिसके साथ एफआईआर के कंटेंट्स के मुताबिक मैं आगे चल के आपको बताता हूँ वो क्या करता रहा। और एक उसका भाई रियल ब्रदर जो है वो आई विटनेस है, जिसके सामने घर में आके हमलावर हुए और वो शनाख्त करता है, इन लोगों को जानता है, वो भी जानता है पहले से। और दो उनके घर बैठे हुए मेहमान जिनकी मौजूदगी में आए, क्योंकि दिन का टाइम था, 12:30 बजे का टाइम था, डे लाइट अकरेंस है, कोई रात का वक्त नहीं है, डे लाइट अकरेंस है। डे लाइट अकरेंस जो है उसमें रोशनी होती है, उसमें चीज़ें वाज़े और साफ नज़र आती हैं। ये हमारी क्रिमिनल लॉ में ये बात है, डे लाइट अकरेंस में किसी शक शुबे की शनाख्त के हवाले से कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। अच्छा, ये आए और फिर ये इन्होंने हमें उधर जोदोकोप किया, गालियाँ दी, थप्पड़ मारे, घूंसे मारे वगैरह वगैरह। फिर ये हमें उठा के, और वो जो डाले लेकर आए थे काले रंग के, इन सारे आदमियों ने हमें उठा के ले गए, और उनके पास वेपन्स भी थे। वेपन्स उन्होंने यूज़ नहीं किए, ऐसी एलिगेशन नहीं है कि कोई वेपन इस्तेमाल हुआ। ले के अपने घर ले गए। जब अपने घर ले गए तो इन लोगों में वो माहम भी थी, वो जो थाने की हवालात में बंद नज़र आई है, जिसने सुर्ख रंग के कपड़े पहने हुए, और जो आज की किसी क्लिप में नज़र आई है, वीडियो क्लिप में नज़र आई है, जो किसी पुलिस उसको अखबार के किसी रिपोर्टर को गालियाँ वालियाँ दे रही थी। खैर, ये भी साथ थी। ये सारा एक गैंग है। इसको क्रिमिनल लॉ में कहते हैं मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली। जो किसी जुर्म की नीयत से जाते हैं उन पर सेक्शन 148 और 149 लगता है पीपीसी का। यानी वो मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली से मुराद ये है कि ऐसा जत्था, ऐसा ग्रुप जो इकट्ठा हो और जाके कोई जुर्म करे, उसको अनलॉफुल असेंबली कहते हैं। अब खतीजा ने यह एलिगेशन लगाई है कि मुझे वो ले गए, मेरी वीडियो बनाते रहे, और उसका बाप जो है वो उन्होंने मेरे सर के बाल काट दिए, और मेरी राइट साइड की भवें जो हैं वो रेज़र से शेव कर दी, ठीक है, और फिर मुझे मारा, और जूतियाँ, ये बातें सारी आप सुन चुके हैं, जूतियाँ चाटने के लिए कहा, यहाँ तक आप सारी बातें सुन रहे हैं। जो बात बड़ी अहम है वो ये है कि कई लोगों ने, और कई लोगों ने जिन्होंने ये बनाई है वीडियोस, उसमें उन्होंने कहा कि उसने रेप भी किया। और मैंने आज एक पुलिस अफसर का बयान सुना है, और वो ये कह रहे हैं कि अभी जो है वो लड़की का मेडिको लीगल होना है, उसमें पता चलेगा कि रेप हुआ है कि नहीं। वो मेडिकल लीगल जो, अगर रेप की एलिगेशन हो तो मेडिकल लीगल होता है कि लड़की के नाजुक जगह में वो डालते हैं कोई चीज़, और उससे साथ रुई के कॉटन के स्वैब लेते हैं, और उस स्वैब के साथ वो फिर लेबॉर्ट्री में जाता है, उसके साथ सीमन लगे हों, मर्द के सीमन लगे हों, तो वो रिपोर्ट आ जाती है कि ये रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ मैं एक बात आपको बड़ी अहम बताना चाहता हूँ, एफआईआर में रेप की एलिगेशन नहीं है। ये बातें इधर उधर की बड़ी हम सुन रहे हैं कि रेप हुआ, रेप नहीं हुआ। ये लड़की ने अपने बयान में ये कहा है कि मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की। अब मैं जो हकायक आपके सामने रख रहा हूँ, मैं किसी पार्टी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप ये बात याद रखिएगा। मैं प्रोफेशनल लॉयर हूँ, और मैं मजलूम के साथ खड़ा हूँ, मजलूम की आवाज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ। और जो कंटेंट्स ऑफ द एफआईआर है आप भी देख सकते हैं, जो बंदा लेना चाहे मैं उसको एफआईआर की कॉपी दे सकता हूँ, और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, फैसलाबाद से कोई भी ले सकता है एफआईआर। जैसे मैंने इस्लामाबाद में बैठे हुए एफआईआर मंगा ली है, आप भी कहीं से मंगा सकते हैं। तो ये बात मैं बयान कर रहा था कि उसमें एफआईआर में रेप की एलिगेशन नहीं है, ये एलिगेशन है कि मेरे साथ इसने ज्यादती करने की कोशिश की। ज्यादती का मतलब है रेप करने की कोशिश की। अच्छा, ये बात तो अपनी जगह होगी। इसका मतलब ये है कि ये कंप्लेनेंट के अपने फैक्ट्स हैं कि रेप नहीं हुआ। अगर रेप किया होता तो वो कहती इसने मेरे साथ ज्यादती कर दी। उसने कहा कि मुझे इसने नीम बरहीना कर दिया और मेरे साथ ओरल सेक्स करता रहा। अब ओरल सेक्स जो है वो रेप में नहीं आता।
ओरल सेक्स एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम टर्मिनोलॉजी है जो सोसाइटी में ये वर्ड यूज़ होता है। ओरल सेक्स और तरीके से है, मैं बच्चियाँ कई सुन रही होंगी, फैमिलीज ये देख रही होंगी मेरा प्रोग्राम, तो मैं तहज़ीब के दायरे में रह के बात करना चाहता हूँ। मैं दबे हुए अल्फाज में सिर्फ ये बयान करना चाहता हूँ कि ओरल सेक्स का मतलब रेप नहीं है। अगर रेप नहीं है तो रेप की सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होती। अब आगे आ जाए, आगे आ जाए। ये मेरे पास ये पीपीसी भी पड़ी हुई है, सीआरपीसी भी पड़ी हुई है, और इसमें 10 सेक्शन लगाए हैं उन्होंने, पुलिस वालों ने एफआईआर में। एक सेक्शन लगाया है 376 पीपीसी, ये उन्होंने लगा दिया है। 376 पीपीसी जो है ये फोर्सेबल रेप है। 376 पीपीसी फोर्सेबल रेप है और इसकी पनिशमेंट है डेथ और इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 10 ईयर्स। अब मैं एक सीनियर लॉयर हूँ, कानून को समझता हूँ कि अगर रेप हो चुका हो, रेप साबित हो जाए और गवाह ये आके साबित कर दें और मेडिको लीगल रिपोर्ट भी ये बात इसकी तायद कर दे कि रेप हुआ है, पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाए, तो उस सूरत में वो जब ऑफेंस स्टैंड्स प्रूव्ड यानी जुर्म साबित हो जाए तो उसमें सज़ाए मौत का भी हुक्म हो सकता है और 10 साल कम से कम 10 साल सज़ा होती है, यानी 10 साल से नीचे सज़ा नहीं दी जा सकती अगर साबित हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डेथ है। अब मैं जो टेक्निकल बात आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि इसमें रेप की एलिगेशन नहीं है। हमने तो कंटेंट्स ऑफ एफआईआर को देखना है ना। एफआईआर इज़ दी बेसिक डॉक्यूमेंट जहाँ से स्टेट मशीनरी जहाँ पर दिस इज़ कॉल्ड ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। ये जो क्रिमिनल लॉ है उसमें जो जुर्म होता है वो कहते हैं कि ये रियासत के ख़िलाफ़ एक जुर्म हुआ है, ठीक है, ऐसी बात है। जो लोग लॉयर्स हैं, जो जजेस हैं, जो क्रिमिनल लॉ को समझते हैं वो बिल्कुल मेरी बात समझ गए होंगे कि इट इज़ कॉल्ड ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। अब बात ये है कि जिस चीज़ की एलिगेशन नहीं है उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कानूनी नुक्ता फिर दोहराता हूँ, अगर रेप की एलिगेशन होती तो रेप को साबित करने की ज़रूरत कैसे पेश आती कि वो लड़की जब विटनेस बॉक्स में आती और वो आके कहती कि ये फ़लाँ शख्स जिसको मैं पहचानती हूँ, शेख दानिश अली जिसका नाम है, जिसके वालिद का नाम फ़लाँ है, और इसने मेरे साथ फ़लाँ दिन फ़लाँ तारीख फ़लाँ मकाम पे रेप किया, ये तो एलिगेशन ही नहीं है। लिहाजा ये सेक्शन तो गया, इसलिए कि जब एफआईआर में एलिगेशन नहीं है तो इसको साबित करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके अपने कंटेंट्स में ये बात नहीं आई तो फिर वो कहते हैं ना कि बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, यानी बारे सबूत उस शख्स पर होता है क्रिमिनल लॉ में जो किसी चीज़ की एलिगेशन लगाता है। जब एलिगेशन ही नहीं लगी तो उसने साबित क्या करना है? रेप तो साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एलिगेशन नहीं है। ये सेक्शन चला गया। और याद रखिए कि सबसे खौफनाक दफ़ा जो है इस एफआईआर में 376 की है, इससे बड़ी कोई दफ़ा नहीं है जिसमें सज़ा बड़ी हो। लिहाजा ये तो चली गई, सिरे से ही चली गई। और मेरा ये ख्याल है कि ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही इसको डिलीट कर देगी। देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी तक जो मुझे नज़र आ रहा है। उसके बाद दूसरी दफ़ा है 382। ये दफ़ा जो है वो लगती है तब जब कोई चोरी करने जाए और दूसरे को कत्ल करने की उससे जाए, नीयत से जाए और उसकी तैयारी करके जाए। इसमें भी डेथ पेनल्टी तो नहीं है क्योंकि डेथ का कोई वक़ूआ ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद है सेक्शन 354 पीपीसी। ये 354 पीपीसी है असॉल्ट यानी ज़ख्मी करना, मारपीट करना, और स्ट्रिपिंग ऑफ वुमेन यानी किसी औरत को नंगा करना। ये बात है। उसने कहा कि इसने मुझे नीम बरहना किया,
मुझे स्ट्रिप ऑफ किया सेक्शन 354। अब मैं सेक्शन 354 का आपको बता देता हूँ कि सेक्शन 354 का क्या है। ये सेक्शन 354 जो है ये शेड्यूल के मुताबिक बेलेबल है और इसकी इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम जो है वो 2 साल है। और सीधी सी बात है, हमारी टेक्निकल टर्म में ये ऑफेंस जो जितने भी बाकी ऑफेंस लगे हैं, कोई भी एक ऑफेंस जो है इन सारों में प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल नहीं करता। प्रोहिबिटरी क्लास हमारी लीगल टर्मिनोलॉजी में उसको कहते हैं कि जिसकी जुर्म की सज़ा 10 साल या इससे ज़्यादा हो और जिस जुर्म की सज़ा 10 साल से कम हो, उन जराइम में जल्द, बेशक नॉन बेलेबल हों, जल्द या बदेर, ये डिपेंड करता है, हर केस के अपने पिक्यूलियर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस होते हैं। उन केसेस में बेल जो है नॉर्मली, अगर मिसाल के तौर पे ये सेशन कोर्ट के लिए ट्रायबल है या सेक्शन 30 मजिस्ट्रेट का ट्रायबल है, तो पहले वहाँ बेल दायर होती है, डेफिनेटली फर्स्ट हैंड में बेल रिजेक्ट हो जाती है, उसके बाद चली जाती है ऊपर की अदालत में, और गालिबन हाई कोर्ट में जाके जब इस केस को सारा वकला हज़रात थ्रैश आउट करते हैं, और देखें ना, अदालतों ने तो चलना होता है ना FIR पे, फैक्ट्स पे। जैसे मैं FIR को पढ़ के और जो सेक्शंस हैं और जो रेलिवेंट लॉ है किताब सामने रख के आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे किसी पार्टी से कोई फेवर लेनी या मुझे कोई किसी को दबाने की या किसी करने की ज़रूरत नहीं। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के जो फैक्ट्स वाक़यात केस के हैं उसकी रोशनी में बता रहा हूँ, और जो मैं बता रहा हूँ कल भी यही निकलेंगे। अगर मैं कोई बात गलत कहूँगा तो मेरे पल्ले कुछ नहीं रह जाएगा, मेरी इज़्ज़त कुछ नहीं रहेगी, और अगर मेरी बात सच्ची होगी तो आप लोग फैसला करेंगे कि मैंने आपको वेल इन टाइम सही सच्ची बात बताई है कि नहीं। फिर बाकी और सेक्शन लगाए हैं 337F1, एक सेक्शन लगाया 342, ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है जिसको कहते हैं हब्से भेजा, यानी उनको ले गए और उनको अपने घर में बंद रखा, उनको जाने नहीं दिया। 342 है, इसकी सज़ा मैक्सिमम 1 साल है। आपके सामने है, कहीं भी पूरे पाकिस्तान में किताबें अवेलेबल है, मेजर एक्ट्स, ये फेडरल स्टैट्यूट है, कहीं से मंगा के देख लें, आपको पता चल जाएगा। दूसरा फिर सेक्शन है 5वां, वो है 337F1, ये है हर्ट, ज़ख्मी करना। अच्छा, उस बच्ची को हर्ट भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं आई, मुक्के मारे हैं, ठुड्डे मारे हैं और चांटे मारे हैं, और उसको उसकी एक अबरू उसकी शेव कर दिया, बाल काटे हैं, तो ये भी कोई इतनी ज़्यादा उसमें सीरियस ऑफेंसेस में नहीं आता। इन सब की जो पनिशमेंट है वो तकरीबन 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर, और एक की 337L की जो है हर्ट की, वो नॉन अवेलेबल है, उसमें 7 ईयर्स मैक्सिमम पनिशमेंट है। तो मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता था कि अभी जो बात है आपके सामने वो ये है कि अभी मुझे कई लोग सवाल कर चुके हैं कि जी इस केस में कन्विक्शन के यानी सज़ा हो जाने के कितने चांसेस। हाँ, ये बड़ी अहम बात है। देखिए, गैब का इल्म तो कोई नहीं जानता मेरे रब के सिवा। मैं तो नहीं क्लेम कर सकता कि मैं कोई ऐसा लॉयर हूँ जो कि गैब की बातें भी बता देता हूँ। मैं तो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसकी रोशनी में, जो एविडेंस है उसकी रोशनी में आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, आपके सामने चीज़ें ला सकता हूँ, जो चीज़ें हैं टेक्निकल और लीगल एतबार से अनफोल्ड कर सकता हूँ। बाकी मेरे दोस्त पूरे पाकिस्तान में लॉयर भरे हैं, वो एग्ज़ामिन कर सकते हैं, जिस तरह मैंने एग्ज़ामिन किया बाकी भी कर सकते हैं। इसमें विटनेस कौन कौन है अब मैं आपको बताता हूँ। इसमें पहली विटनेस है खतीजा, जो आई विटनेस है, जिंदा सलामत है, किसी ने उसको मार नहीं दिया। वो आई विटनेस है, डे लाइट अकरेंस है, वो बताएगी ये फ़लाँ शख्स है, ये फ़लाँ शख्स है, ये फ़लाँ शख्स है, ये फ़लाँ शख्स है, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मुझे मारा, इसने मेरे बाल काटे, इसने मुझसे जूते चटवाए। जैसे वो पीछे आवाज़ आ रही है माहम की, उनकी नौकरानी की, वो कह रही है कि ज़बान बाहर निकालो, चाटो इसको, ये उसकी आवाज़ है। अच्छा, उसकी शक्ल तो नहीं आई,
अब ये भी एक बात है, वो जो है उसमें शक्ल तो नहीं आई, लेकिन उसको उनकी आंखों ने देखा। वो जो आई विटनेस है, कौन आई विटनेस है? खतीजा खुद आई विटनेस है, और खतीजा का भाई जो वहाँ पर बैठा था वो आई विटनेस है, और उसके भाई के 2 दोस्त वो भी आई विटनेस हैं, और 4 विटनेसेस आई विटनेस हैं। मेरा ख्याल है सफिशेंट है, उनको सज़ा दिलाने के लिए सफिशेंट है। बाकी रही बात ये कि वो उनको कोई सज़ाए मौत हो जाएगी या उम्र कैद हो जाएगी या कोई ऐसी बात, वो ऐसी कुछ चीज़ मुझे केस में नहीं नज़र आई। सज़ा होगी, नज़र ये आता है सज़ा यकीनन होगी अगर जो सारे आई विटनेस प्रॉपरली पेश हो गए। अगर कोई गवाह डराने धमकाने के बाद किसी लालच में आके, किसी खौफनाक सूरत हाल, किसी धमकी में आके विटनेस टिल्ट ना कर गए, बैठ ना गए, तो सज़ा होने से इनको कोई नहीं बचा सकता। यकीनन सज़ा, ऐसे मुजरमों को छोड़ना नहीं चाहिए, सज़ा उनको मिलनी चाहिए ताकि बाकी माशरे में लोगों के अंदर खौफ पैदा हो और वो किसी की जान और माल और इज़्ज़त के साथ ना खेले। अब मैं आपको बताता हूँ, 4 तो ये विटनेस हो गए। इसके बाद और कौन विटनेस होंगे? इसके बाद और विटनेस होंगे कुछ पुलिस के लोग होंगे जिन्होंने रिकवरीज की हैं। अब क्या रिकवर हुआ है? एक तो वो काली गाड़ी रिकवर हुई है, लैंड क्रूज़र। पुलिस ने बजरिया फ़र्द अंडर सेक्शन 103 CRPC कब्ज़ा पोजेशन में ले लिया, और अभी वो चीज़ मेरे पास नहीं आई क्योंकि वो तो पूरी फाइल बनती है। मुझे तो FIR दी गई है, और FIR ही ज़रूरी है, उस पर ही मैंने ये सारी तैयारी की है। अब जो गाड़ी थी वो रिकवर हो गई जिस पे वो आए। उसके बाद शेख दानिश अली के घर से वेपन्स भी रिकवर हुए हैं। वो वेपन्स, वो हथियार, नाजायज़ असला जो वो लेकर गए थे, हमला आवर हुए थे, जाहिर है वो असले के ज़ोर पर ये सारी बदमाशी की है ना उन्होंने। उन बेचारों के साथ जो जुल्म किया है, जो उनको मारा है, जो उनको जूते चटवाए हैं और जो उनको ज़ख्मी किया है, बाल काटे गए हैं, ये सारा वेपन्स और मैन पावर थी। मैन पावर उनके पास थी, 15-16 बंदे थे। अच्छा, अब ये बात है कि इसमें फॉरेंसिक टेस्ट भी होने हैं। एक टेस्ट होना है उस वीडियो का, जो वो वीडियो जिसने भी बनाई है। अब वो भी बंदा जो है ट्रेस होगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि वीडियो किसने बनाई, किसके मोबाइल से बनाई, किस नंबर से बनी और वो कौन था। उसको भी पुलिस वाले लाएंगे कैलेंडर ऑफ विटनेसेस में, वो भी आके बयान देगा कि मैंने ये वीडियो बनाई थी, बिल्कुल, और जब मैं वीडियो बना रहा था फ़लाँ की बना रहा था, फ़लाँ ये लोग मौजूद थे, मैं आई विटनेस हूँ। एक बात। इसके अलावा वो जो आवाज़ बीच में वीडियो में आ रही है और शक्ल नहीं नज़र आ रही, गौर फरमाइएगा कि जो उसको कोई औरत पीछे से कह रही है कि ये तेरी ज़बान नहीं निकली, तो ज़बान निकाल, तेरी ज़बान नज़र आनी चाहिए, तू चाट इसको, जूतों को। उसकी आवाज़ का भी टेस्ट होगा, लैब में टेस्ट होगा और उसकी भी रिपोर्ट आएगी। एक बात यह है। उसके बाद फिर मेडिको लीगल है इसका, खदीजा का, इसके साथ क्या हुआ, रेप हुआ या नहीं। वह मैं तो थोड़ा आगे जाके बात करता हूँ कि चूँकि रेप की एलिगेशन नहीं है तो मेरा ख्याल है कि वो उसका रेप का टेस्ट शायद डॉक्टर ना करें। मैं कुछ नहीं कह सकता, शायद डॉक्टर ना करें क्योंकि रेप की एलिगेशन नहीं है। तो जब एलिगेशन नहीं है तो टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अदरवाइज उसका मेडिको लीगल होना है, उसके जिस्म का, पूरे जिस्म का। वो कैसे कि उसको जो इंजरीज आई हैं वो नेचर ऑफ इंजरीज डॉक्टर ने लिख के देना है। सर पे चोट आई है, उसको मारा गया है, और वो ये भी बताते हैं कि ये ब्लंट है या शार्प एज वेपन है। मेरा ख्याल है शार्प एज वेपन तो कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, ना कोई फायर आर्म इस्तेमाल हुआ। कोई ब्लंट चीज़ों से, हाथों से या मुक्के मारे गए हैं, या कोई जैसे वो बट मारते हैं, उसका क्या कहते हैं, गन का या क्लशनकोफ का बट मारते हैं, शायद वो हो इस टाइप की। तो वो रिपोर्ट तो आएगी, वो जो क्या कहते हैं ब्लंट इंजरीज़ हैं वो सामने हैं। तो शार्प एज वेपन तो कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। तो मैं अब
ये आपको बताता चलूँ कि वो डॉक्टर भी विटनेस बॉक्स में आएगा और वो आके अपनी मेडिको लीगल रिपोर्ट के बारे में कोर्ट के सामने स्टेटमेंट देगा, ये इस लड़की का फ़लाँ का मेडिको लीगल मैंने किया है, उसमें मेरी रिपोर्ट ये है, ये रिपोर्ट मैं अदालत में पेश करता हूँ, इसको एग्जिबिट किया जाए। ठीक हो गया। और इसके अलावा बाकी जो नाजायज़ असला रिकवर हुआ है, बाकी जो गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं, इन सब के रिकवरी मीमोज़ बनते हैं जिनको उर्दू में कहते हैं फ़र्द मकबूजगी। फ़र्द मकबूजगी जो है वो भी बड़ा मटीरियल एविडेंस होता है। वो मेरे वकला हज़रात, मेरे भाई जो प्रैक्टिस करते हैं वो जानते होंगे कि फ़र्क मकबूजगी की क्या अहमियत होती है। और अगर किसी शख्स से के ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन हो असला इस्तेमाल करने की या असला ले के जाने की या असला के ज़ोर पे वो जुर्म करने की, तो फिर वो असले का रिकवर होना जो है वो ये साबित करता है कि वाकई ये जो कहानी है ये सच्ची है, इसमें कोई पैडिंग नहीं हुई, इसमें कोई झूठी बात नहीं की गई। अब नाजरीन, मैंने आपके सामने ये सारी कहानी रख दी है। एक बात मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ, एक बात मैं बता दूँ आपको, मैं गैब का इल्म तो नहीं जानता, फिर कह रहा हूँ, लेकिन मुझे नज़र ये आता है कि कोई इनको लंबी चौड़ी सज़ा नहीं होने वाली। कोई जुर्म ऐसा नहीं हुआ, कोई कत्ल नहीं हुआ, कोई रेप नहीं हुआ, कोई लंबी चौड़ी सज़ा नहीं। बाकी जो सेक्शंस हैं उनकी सज़ा ही कम है और प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल नहीं करता, लिहाजा उनकी बेल जल्द ना हो, कुछ देर बाद हो, यहाँ से ना हो, हाई कोर्ट से हो, वहाँ से इनकी बेल भी बाद में हो जाएगी। नज़र ये आता है, मैं नहीं कुछ कह सकता। हालांकि अवामी प्रेशर, अवामी रद्द-ए-अमल बहुत ज़्यादा है, अवाम में इसका बड़ा गुस्सा है, मुझे भी गुस्सा है, मैं भी बच्चियों वाला हूँ। वजह ये है कि हमारे आइन ने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 ये सिटीजन्स को गारंटी देता है कि स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ, लिबर्टी, रिस्पेक्ट एंड ऑनर ऑफ द सिटीजन। तो स्टेट की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में लोग इस तरह दंदनाते फिर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं, ये तो नाकाबिले बर्दाश्त बात है। इंतहाई इसकी जितनी मजम्मत की जाए ये कम है। ये एक तो बात मैंने आपको ये बता दी, दूसरी मैंने आपको विटनेसेस के बारे में भी बता दिया। तीसरी बात और आखिरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है कि अब इस केस का फ़ैसला इस वक्त हम खुद नहीं कर सकते कि क्या होगा। हम सोच तो सकते हैं कि उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, उनको इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जो कानून में दिया गया, जो ये किताब कहती है, उससे बाहर भी तो कोई नहीं जा सकता ना, उसके मुताबिक ही अदालत ने करना है ना। जज साहब कानून में दी गई सज़ा से बढ़ के सज़ा तो नहीं दे सकते ना। तो उन पैरामीटर्स के अंदर जब ये रहेंगे तो फिर ये इम्कान है कि इनकी बेल कुछ अरसे बाद हो जाएगी, जो इम्कान नज़र आता है। लेकिन ये मैं बताता चलूँ कि इनके मुकम्मल एक्विटल यानी बरी होने के कोई इम्कान नहीं है। इनको सज़ा यकीनन मिलेगी और लाजमी मिलेगी, बशर्ते के इस्तगासा अपनी शहादत जो है वो मोतबर तरीके से और अनशेकेबल तरीके से पेश करने में कामयाब रहे। अल्लाह हमें तौफीक दे हक सच की बात करने की, और अल्लाह से ये दुआ करते हैं हमारी और आप सब की और पूरे पाकिस्तान की लोगों की और उनकी बच्चियों की और उनकी माओ बहनों की अल्लाह इसने महफूज रखे और ऐसे शर्मनाक वाक़यात से हमारा मुल्क और हमारी सोसाइटी महफूज रहे कि जो बाहर के लोग अगर दीगर ममालिक में ये सुने तो जो वाक़या हमें बताएं, हमारे सर जो हैं वो शर्म से झुक जाएं। ये बहुत काबिल मज़म्मत है। इसी के साथ मैं इजाज़त दूँगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।